जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में आज लेक्चर 9 है हमारा साइंस एमसीक्यू क्यूज का। ठीक है, तो 9 लेक्चर है। अगर आपने अन्य वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट कर सकते हैं सारे लेक्चरों को। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, या कौन सा प्रयोग किया जाता है, कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कठोर लेंस और सामान्य लेंस। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? ये लाया जाता है अवतल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस प्रयोग में लाया जाता है निकट दृष्टि दोष में। तो बात करें हम अवतल लेंस को हम जो हमारा निकट दृष्टि दोष है वो हमें मायोपिया भी बोलते हैं। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष की बात करें जो हाइपरमेट्रोपिया होता है, दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया होता है जो, और इस दृष्टि दोष में मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। ठीक है, स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, परंतु जो नज़दीक की वस्तुएं होती हैं, अगर दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट देखता है दूर दृष्टि दोष में, परंतु जो नज़दीक की वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसके लिए, दूर दृष्टि के लिए। ठीक है, दूर दृष्टि के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? ठीक है, कि जब पक्षी काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते हैं तो वहाँ उन्हें सांस की प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है? तो उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं, वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा? पक्षियों में बहुत ऊंचाई पर उड़ने पर सांस की परेशानी क्यों महसूस नहीं होती है? तो क्यों नहीं होती है? उनमें क्या होता है? अतिरिक्त वायुकोश होता है। क्या होता है? अतिरिक्त वायुकोश होता है उनमें उड़ने के लिए, उसी के कारण क्या होते हैं, वो उड़ पाते हैं। उनमें अतिरिक्त वायुकोश होता है। पक्षियों के फेफड़े में पाई जाने वाली थैली, उसमें हवा होने के कारण उनका क्या होता है? हवा होती है। फेफड़े में जो थैली पाई जाती है उसमें क्या होती है? हवा होती है, एयर होती है, और उनका शरीर हल्का बना रहता है उसके कारण। और वायुकोश में पक्षियों को, जो वायुकोश होते हैं वो पक्षियों को उड़ने में सहायता करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाई जाती है। तो वायुमंडल में CO2 कितने प्रतिशत पाई जाती है? 78%, 0.03%, 21% और 10%। ठीक है, तो CO2 कितने परसेंट पाई जाती है? CO2 पाई जाती है 0.03%। ठीक है, 0.03% CO2 की मात्रा पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, और ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, ये 21। ठीक है, और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन सर्वाधिक 78% वायुमंडल में पाई जाती है। उसके बाद और CO2 की बात करें तो CO2 0.03% पाई जाती है। और अदर गैस और ऑर्गन की बात करें तो 0.93% पाई जाती है। ठीक है, 0.93% पाई जाती है। तो इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लाज्मिड है, जो प्लास्टिस्मिड हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, प्लास्टिड हो गया। ठीक है, प्लास्टिड हो गया, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका उपयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग होता है प्लास्मिड, जो प्लास्टिस्मिड होता है उसका प्रयोग होता है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियर में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग विज्ञान की एक अत्याधुनिक ब्रांच है। ठीक है, अत्याधुनिक ब्रांच है जिसमें सजीव प्राणियों के DNA कोड में मौजूद जो जेनेटिक
जेनेटिक को अत्याधुनिक तकनीकी के जरिए परिवर्तित किया जाता है डीएनए कोड को, ठीक है। और जेनेटिक तकनीक के द्वारा ही रोग प्रतिरोधक फसलें और सूखे में पैदा हो सकने वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, ठीक है। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, ठीक है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है Cl यानी कि क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किसको नष्ट करने के लिए? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्लोरीन को, ठीक है। तो क्लोरीन को प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन औषधि निर्माण में प्रयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण औषधीय घटक भी है। मलेरिया, खांसी, टाइफाइड, ल्यूकेमिया आदि के उपचार के प्रयोग में होने वाली दवाओं में क्लोरीन मिलाई जाती है। क्लोरीन की खोज किसने करी थी? क्लोरीन की खोज सीले ने करी थी। और जो क्लोरीन Cl17 होता है, Cl इसका प्रतीक हो गया, ठीक है, और परमाणु भार 17 हो गया इसका। क्लोरीन की खोज की बात करें तो क्लोरीन की खोज जो हुई थी जो गैस के रूप में हुई थी, ठीक है। पहले जब गैस के रूप में की गई थी तो 1630 में हुई थी। गैस के रूप में 1630 में किसने करी थी? जॉन बेस्टिस फॉन हेलमंट ने करी थी, ठीक है, हेलमंट ने करी थी। और फिर जो एक तत्व के रूप में क्लोरीन की खोज किसने करी थी? सीले ने करी थी। और कब करी थी? 1774 में करी थी, ठीक है, 1774 में करी थी। सीले ने 1774 में एक तत्व के रूप में करी थी। और अगर गैस के क्लोरीन की सर्वप्रथम खोज तो गैस में हुई थी, तो गैस में किसने करी थी? हेलमंट ने करी थी, फॉन हेलमंट ने, ठीक है। तो जो वरीयता दी जाती है क्लोरीन को तत्व के रूप में ही दी जाती है, तो सीले ने इसकी खोज करी है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से भाप अवस्था में बिना द्रव अवस्था में गुजरे पहुंचना क्या कहलाता है? ठीक है, जो पदार्थ का ठोस अवस्था से भाप अवस्था में बिना द्रव अवस्था से गुजरे पहुंचना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापातन, ऊर्ध्वपातन हो गया, और क्वथनांक हो गया, प्रतिदीप्ति काल, और नन ऑफ दीज क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन, ठीक है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगर क्या होता है? ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन, जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है, सीधे क्या होती है? अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कौन स्वपोषी होता है? निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? प्रोटोजोआ, विषाणु, कवक और शैवाल, ठीक है। प्रोटोजोआ, विषाणु, कवक और शैवाल कौन स्वपोषी होता है? तो सपोषी की बात करें तो सपोषी कौन सा होता है? सपोषी होता है इसमें शैवाल, ठीक है। क्या होता है? शैवाल जो होता है वह सपोषी होता है। तो सपोषी ऐसे जीवों को कहते हैं, ऐसे जीव या पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एवं किसी के ऊपर निर्भर न रहकर एवं बिना किसी को हानि पहुंचाए अपना भरण पोषण करते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी कौन सा है? ये है शैवाल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान के सफ़र करने वाले को आकाश का रंग
कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो वायुयान का जो कैसा, वायुयान में बैठे व्यक्ति का जो अत्यधिक ऊंचाई पर वायुयान उड़ते हैं वहाँ उसे आसमान का रंग कैसे दिखाई देता है, आकाश का रंग लाल, काला, पीला और नीला। ठीक है, लाल, काला, पीला और नीला कैसा दिखाई देता है, ये दिखाई देता है काला दिखाई देता है। ठीक है, काला ब्लैक दिखाई देता है, ये ब्लैक होता है ये। ठीक है, और जो काला दिखाई देता है तो अंतरिक्ष में किसी भी तरह का कोई वायुमंडल नहीं होता है, इसीलिए वहाँ सूर्य की किरणें अलग अलग रंगों में विभाजित नहीं होती हैं, इसीलिए अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक, कोशिकीय संरचना, अंग, नन ऑफ दीज। ऊतक, कोशिकीय संरचना, अंग और नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है, ये है ऊतक को हम क्या बोलते हैं, ऊतक क्या होते हैं, समान कोशिका के रूप में के समूह में करते हैं, विशेष कार्य करते हैं। ठीक है, तो ऊतक की बात करें तो टिश्यूज होते हैं। ठीक है, और ऊतक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ऊतक विज्ञान, तो हिस्टोलॉजी बोला जाता है, हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी के रूप में जाना जाता है ऊतक विज्ञान को। और ऊतक के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, उपकला ऊतक, ठीक है, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, 4 प्रकार के हुए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, कोबाल्ट, लोहा, एल्युमिनियम, निकिल। ठीक है, तो कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, ये होता है, ये नहीं होता है एल्युमिनियम। ठीक है, कौन सा नहीं होता है, एल्युमिनियम जो धातु होती है वो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती है। ठीक है, आकर्षित नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं, तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं, समजन, कॉर्निया, समंजन हो गया, कॉर्निया हो गया, नेत्र गोलक हो गया और प्रतली हो गया। ठीक है, तो कौन सा होता है, प्रकाश किससे प्रवेश करता है, हमारी आंखों में किससे प्रवेश करता है, कॉर्निया से प्रवेश करता है। ठीक है, किससे, कॉर्निया से प्रवेश करता है ये प्रकाश। कॉर्निया की बात करें, ठीक है, कॉर्निया आपको यहाँ जो ये परत होती है ये वाली, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, तो आँखों का वह पारदर्शी भाग होता है जिस पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रकाश पड़ता है वहाँ पे, और यह आँख का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। ठीक है, कॉर्निया। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, अपोहन, अपकेंद्रण, उपकेंद्रण और अपकेंद्रण और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, अपकेंद्रण के। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल के सिद्धांत पे कार्य करती है। ठीक है, अपकेंद्रण की बात करें तो यदि किसी वस्तु को अगर हम गोल तरीके से घुमाएंगे तो एक बल उत्पन्न होता है जो उसे क्या करता है, बाहर की ओर फेंकता है, इसे क्या बोलेंगे हम, अपकेंद्री बल। अगर हम घुमाते हैं और तो अगर केंद्र की तरफ फेंकेगा तो सेंट्रीफ्यूगल होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, सेंट्रीप्यूटल जो फोर्स होगा उपकेंद्र बल होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए काम करने वाले बल को क्या कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए काम करने वाले बल को क्या कहते हैं, औसत बल, गति बल, आवेग बल, संवेग बल। कौन सा बल होता है ये थोड़ी समय काम करने के लिए, कौन सा बल यूज होता है, ये आवेग यानी कि इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स आवेग बल होता है। किसी वस्तु पर संवेग की बात करें तो किसी वस्तु के
द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और उसके गुणनफल को क्या बोलते हैं? गुणनफल को उस वस्तु का संवेग बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। वसा जो फैट होता है, वसा में घुलनशील जो सोल्युबल विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो वसा में विटामिन घुलने वाले जो विटामिन हैं कौन से हैं? उपरोक्त सभी जो हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई हमारे वसा में घुलते हैं। और जो विटामिन जो हमारे होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के क्या होते हैं? वसा में घुलते हैं। और जो विटामिन जो पानी में जल में घुलने वाले, यानी कि पानी में घुलने वाले जल में घुलनशील जो विटामिन हैं कौन कौन से हैं? वो हैं विटामिन बी और विटामिन सी हमारे क्या हैं? विटामिन बी और हमारे विटामिन सी क्या हैं? जल में घुलनशील हैं। और बाकी जो बच रहे हैं हमारे जितने बचते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो कौन सा रक्तवाहिका ब्लड वेसल्स है जो डीऑक्सीजनेटेड रक्त वहन करती है? डीऑक्सीजनेटेड रक्त वहन कौन सी जो रक्तवाहिका है वह कौन सी डीऑक्सीजनेटेड रक्त वहन करती है? महाधमनी, फुफ्फुस धमनी होगी जो, हेपेटिक धमनी हो गया और पल्मोनरी नस। ठीक है, तो कौन सी जो रक्तवाहिनी है और जो डीऑक्सीजनेटेड रक्त को वहन करती है? डीऑक्सीजनेटेड रक्त को वहन करने वाली फुफ्फुस धमनी जो होती है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी होती है। डीऑक्सीजनेटेड रक्त कम ऑक्सीजन संतृप्त होती है। ठीक है, कम ऑक्सीजन संतृप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो निम्न में से किसका पीएच मान 7.4 होता है? 7.4 किसका पीएच मान होता है? तो मानव रक्त का, आंसू का, ए और बी दोनों का, और क्या है? नन ऑफ दीज का। ठीक है, तो मानव रक्त का और आंसू का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4 होता है। ठीक है, यानी कि दोनों ऑप्शन सही हैं, आंख, मानव और आंसू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 17। जो नियासिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? नियासिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, फोड़े, पेलाग्रा और मुहासे। ठीक है, तो नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? नियासिन की कमी से होता है पेलाग्रा रोग। ठीक है, पेलाग्रा रोग होता है नियासिन की कमी से। ठीक है, तो पेलाग्रा रोग की बात करें तो ये क्या होता है? नियासिन विटामिन B3 से होता है नियासिन। ठीक है, और शरीर में विटामिन B3 की कमी होने पर आपको पेलाग्रा रोग हो सकता है। और इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो हैं दस्त हैं, त्वचा रोग और शामिल होते हैं। ठीक है, त्वचा रोग आदि शामिल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस क्रिया में बदल जाते हैं? ये वसा अम्ल, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज और नन ऑफ दीज। तो पाचन क्रिया में वसा अम्ल, अमीनो अम्ल और ग्लूकोज और नन ऑफ दीज। तो कौन सा होता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलते हैं? ये बदलते हैं एमिनो अम्ल। ठीक है, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। एमिनो अम्ल की बात करें तो प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर में आधारभूत संरचना की स्थापना करना एवं एंजाइम के रूप में शरीर में जैव रासायनिक किस क्रियाओं का संचालन करना होता है। आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा भी इसमें मिलती है और तो एमिनो अम्ल हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है मस्तिष्क जिम्मेदार है। मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए और उपयुक्त सभी। तो मस्तिष्क जिम्मेदार किस चीज़ के लिए है? मस्तिष्क जिम्मेदार है
शरीर में संतुलन के उपयुक्त सभी के लिए, ठीक है। सोचने के लिए भी मस्तिष्क जो जिम्मेदार है। हृदय की गति नियंत्रण करने के लिए भी हृदय जो जिम्मेदार है मस्तिष्क, और शरीर के संतुलन के लिए भी मस्तिष्क की ज़रूरत होती है, जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो बात करें, मस्तिष्क जंतुओं के केंद्रीय तंत्र का नियंत्रण केंद्र होता है, ठीक है। जो मस्तिष्क होता है वो जंतुओं के केंद्रीय तंत्र जो न्यूरॉन होता है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र, उसका नियंत्रण केंद्र होता है और उसके आचरणों के नियमन एवं नियंत्रण करता है। मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क की बात करें तो ये अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन कहलाता है, फिर 3 भागों में बटा है, ठीक है। मध्य मस्तिष्क हो गया, मिड ब्रेन हो गया और पश्चिम मस्तिष्क हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। जब मनुष्य क्या करता है, सांस छोड़ता है, तो उसमें CO2 की मात्रा कितनी होती है। CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। मनुष्य जब सांस छोड़ता है तो CO2 की मात्रा कितनी होती है। 4%, 8%, 12%, 16%। तो CO2 की जो मात्रा होती है, CO2 की मात्रा वो होती है 4% होती है, ठीक है। 4% होती है CO2 की मात्रा, और जो O2 की मात्रा होती है वो होती है 16% होती है O2 की मात्रा। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, किस वैज्ञानिक ने तत्वों को उसके संबंधित अष्टक नियम दिए थे। ठीक है, तत्वों से संबंधित अष्टक नियम किसने दिए थे। ठीक है, न्यूलैंड ने, मेंडलीफ ने, मोजले ने, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसने दिए थे तत्वों से संबंधित अष्टक नियम, न्यूलैंड्स ने दिए थे। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा साइंस 11th 12th में कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम बोलते थे। ठीक है, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिए थे, और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम यदि तत्वों के बढ़ते भारों, जो परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व क्या होता है, हर 8वां तत्व अपने परमाणु तत्व के समान गुण वाला होगा, अपने परमाणु तत्व के समान गुण वाले तत्वों के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, हृदय हार्ट के द्वारा प्रति मिनट कितने लीटर रक्त को पंप, ब्लड जो पंप होता है किया जाता है हृदय के द्वारा प्रति मिनट में। हृदय के द्वारा प्रति मिनट में जो किया जाता है 2.8 लीटर प्रति मिनट, 4 लीटर प्रति मिनट, 4.5 लीटर प्रति मिनट, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हृदय के द्वारा प्रति मिनट कितने लीटर रक्त पंप किया जाता है। हृदय के द्वारा कितना किया जाता है, ये किया जाता है 4 लीटर, नहीं सॉरी 4.5 लीटर प्रति मिनट होता है। ठीक है, 4.5 लीटर प्रति मिनट हृदय पंप करता है, किसको, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, प्रति मिनट। अब बात करें कशेरुकियों के, हृदय पेशी जो कार्डियक मसल्स होती हैं से बना होता है। जो कशेरुकियों का जो हृदय होता है वो हृदय पेशियों से, कार्डियक मसल्स से बना होता है। जो अनैच्छिक पेशी यानी कि इनवॉलेंट्री मसल्स ऊतक है, जो अनैच्छिक पेशी है और जो केवल हृदय अंग में ही पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो मनुष्य में रुधिर, ब्लड किसके द्वारा छनता है। मनुष्य में जो रुधिर होता है, ब्लड होता है, वो किसके द्वारा छनता है। बोमन संपुट में, फेफड़े में, मूत्रवाहिनियों में और नन ऑफ दीज में। ठीक है, तो कौन से में होता है मनुष्य में रुधिर, ब्लड किसके द्वारा छनता है, ये होता है बोमन संपुट में। ठीक है, बोमन संपुट में मनुष्य का जो ब्लड होता है वहाँ पे छनता है। ठीक है, बोमन संपुट की बात करें तो यहाँ पे है ये। ठीक है, बोमन संपुट ये है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन से ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। मृदु ऊतक, दृढ़ोतक, स्थूल कोलनात्मक ऊतक हो गया और उपकला ऊतक।
ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन से ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं? मृत कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाएंगी? ये धृणोत्तक होता है, जो धृणोत्तक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं धृणोत्तक की बात करें। और जो ऊतक की बात करें, औतकी यानी कि जो हिस्टोलॉजी होता है, इसका अध्ययन ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। और ऊतक विज्ञान का जनक बीचट, ठीक है, ऊतक विज्ञान का जनक बीचट ने किया था। और पौधों के शरीर में प्रत्येक ऊतक का एक विशिष्ट कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो भोजन का पूर्ण पाचन किस में होता है? भोजन का पूर्ण पाचन किस में होता है? पूरा भोजन कहाँ पे पचता है? ये पचता है बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय और पेट हो गया। ठीक है, तो किस में पचता है? भोजन का जो पूर्ण भोजन पाचन होता है वो कहाँ पे पचता है? ये पचता है छोटी आंत में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, छोटी आंत, उसमें भोजन पाचन होता है, पूर्ण पाचन। ठीक है, और कहाँ से शुरू हो जाता है पाचन क्रिया? तो ये मुंह से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है भोजन की। इसके बाद लास्ट ये होती है छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत, और जो मुंह से ही पाचन क्रिया आपकी शुरू हो जाती है। ठीक है, लार ग्रंथियाँ, जिगर और अग्नाशय होती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में बात करें तो क्वेश्चन ऑफ द डे में है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेरिन, टाइलिन, लेलिन और रेजिन। ठीक है, तो टार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेलिन, टाइलिन, लेलिन और रेजिन। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कमेंट करके। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।